सिर्फ इशू बाबरी मस्जिद नहीं है, इशू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज बाय द टीएमसी गवर्नमेंट है। वो मेरा गठबंधन होगी, वो वैसी साहब का AIM का जोड़ के मैं चल रहा है। ये जो नाकाम मोहब्बत है आपकी, ये बंगाल तक चली गई है। अब आप बंगाल में, वहां भी इश्क हो रहा है हमारा। Because they require an alternate political leadership. They are getting suffocated in this present political environment. They don't have a clear, strong option, which we are going to present. আমি কিন্তু ইফতারে যাচ্ছি, আপনারাও আসবেন। আমি তো মুসলিমদের তোষণ করি, 100 বার যাব। যে গরু ইফতারে তার লাঠি খাওয়া উচিত। देखिए ममता जी, चुनाव आता है तो तरह तरह के पैतरे बदलती हैं। वोट लूट कर रहा है कौन? मुसलमान। मर रहा है कौन? मुसलमान। मार रहा है कौन? मुसलमान। गोली खा रहा है कौन? मुसलमान। गोली चला रहा है कौन? मुसलमान। और करा रहा है कौन? ममता बेगम, ममता बनर्जी। आज तो यही है, हम लोग को सिर्फ मुसलमान का, बंगाल का जो मुस्लिम है, इसको सिर्फ ममता बनर्जी हम लोग को सिर्फ देश पता का जैसे यूज करके रख रहा है। दोस्तों 2026 चल रहा है, अप्रैल का महीना आ गया है और इस महीने में 5 राज्यों में चुनाव है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चुनाव की चर्चा हो रही है वो असम और बंगाल में। असम की हम काफ़ी बातें कर चुके हैं, आज बात होगी बंगाल की। और बंगाल में मुसलमान क्यों बने खास। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ममता से हुमायूं कबीर और ओवैसी की नज़र पूरा समझिए आज के इस वीडियो में। जी हाँ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसा फैक्टर जो चुपचाप सरकार बनाता और गिराता है, मुस्लिम वोट। ये सिर्फ एक वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता की चाबी बन चुका है। यही वजह है कि एक तरफ ममता बनर्जी इसे संभालने में जुटी हुई हैं, तो दूसरी तरफ हुमायूं कबीर जैसे नेता और ओवैसी जैसे खिलाड़ी इस पर नजर गड़ाए बैठे हैं। 1000 गरीब नवाज को पास आया, मेरा जो नया पार्टी बनाया, आम जनता उन्नयन पार्टी। बंगाल को जो चुनाव आ रहा है, चुनाव घोषित किया 23 अप्रैल 29 अप्रैल, दोनों डेट मिलके 294 का जो सीट का चुनाव हो रहा है। तो गरीब नवाज जी को पास आया मेरा नया पार्टी, ये पार्टी को थोड़ा मदद करना चाहिए। मेरा सत्ता में आने के लिए मेरे मकसद है, इरादा है, आम आदमी को लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए मेरा गठबंधन होगी, वो वैसी साहब का AIM का जोड़ के मैं चल रहा है। वो तो वैसी साहब मेरा बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई के तरफ मानते हैं, वो भी कलकत्ता में जा रहा है। तो जाने के बाद वो बड़ा भाई जो निर्णय लेगी वही मेरा हिसाब से चलेगी। हाँ, उसी टाइम वो TMC का जो पुलिस प्रशासन वाला जो आम आदमी को ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म कर रहा है, और रोकने के लिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ। तो बाद में वो बीजेपी छोड़ के अपना वापस आया। और हर नेता की जुबान पर जो भी रैली होती है, अमित शाह की हो या किसी भी नेता की हो, जिक्र मुसलमान का होता है। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। तो आइए समझते हैं आंकड़ों से कि ये क्यों होता है और सबके लिए मुसलमान क्यों खास हो गया है, भले ही नफरत के लिए खास हो, भले ही मोहब्बत के लिए खास हो। तो सबसे पहले आंकड़ों से समझिए। वोट डाइवर्जन में क्यों बोलते आप ऐसा? ना कुछ भी नहीं। हम ये डाइवर्जन होगा, ये बड़ा ही इलिटिस्ट और बड़ा एंटाइटलमेंट की बात है। वोट डाइवर्जन होगा, हम बिलिटिल कर रहे हैं वोटर्स को इस तरह की बात करके। उनको इख्तियार है किसको वोट देंगे नहीं देंगे। एक बात सुनिए, सिर्फ माइनॉरिटीज तो वोट नहीं डालते ना बंगाल में, अपर कास्ट भी डालते हैं। अपर कास्ट नहीं डालते क्या वोट? अपर कास्ट वोट डालते हैं, उन पे क्यों नहीं बात होती? अदर बैकवर्ड कास्ट है वो भी वोट डालते हैं, दलित वोट डालते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी वोट डालते हैं, तो सब मिलके वोट डालते हैं ना। ये अलग बात है कि एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा मुसलमानों का पॉलिटिकली हुआ है,
उस एक्सप्लॉयटेशन को हम खत्म करना चाह रहे हैं, उस पर रोक लगाना चाह रहे हैं। और हम जो है, अब आता हूं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं हम लोग। ये हम कोशिश। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। यह आबादी पूरे राज्य में बराबर नहीं है, समझे आप। मुर्शिदाबाद में करीब 66%, मालदा में 50% से ज्यादा और उत्तर दिनाजपुर में भी लगभग आधी आबादी मुस्लिम की है। नादिया, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में भी ये 25 से 40% के बीच में है। यही वजह है कि राज्य की 70 से ज्यादा, समझिएगा, ये आंकड़े को लिख लीजिए, यही वजह है कि राज्य की 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट सीधे तौर पर जीत हार तय करते हैं। यानी अगर एक वोट जुट हो जाए, यानी कि अगर ये सारे वोट एकजुट हो जाएं, तो किसी भी पार्टी की नैया पार लगा सकते हैं और जीत लगभग तय हो सकती है। ये जो नाकाम मोहब्बत है आपकी, ये बंगाल तक चली गई है। अब आप बंगाल में, वहां भी इश्क हो रहा है हमारा। हाँ, वहां हुमायूं कबीर के साथ हो रहा है, बाबरी मस्जिद नहीं बनाने की बात हो रही है, तो ये वाली बाबरी मस्जिद की मोहब्बत है जो वहां ले गई है। सीरियसली मेरा जवाब ये है कि सिर्फ इशू बाबरी मस्जिद नहीं है, इशू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज बाय द टीएमसी गवर्नमेंट है। अच्छा। और उसमें क्या हुआ कि लास्ट ईयर 24 मई में हाई कोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर दिया। उसमें से 4 लाख तो मुसलमानों के हैं। और फिर सोने पे सुहागा यह है कि नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन हमारे एमपी साहब अहीर साहब थे, उन्होंने जितने मुस्लिम कास्ट थे सेंट्रल लिस्ट में उसको निकाल दिया। हमारा हाल क्या है? आई एम कॉट बिटवीन, क्या बोलते हैं वो, फायर एंड द फ्राइंग पैन, नॉट बिटवीन रॉक। अब ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। अच्छा, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देख लीजिए टीएमसी के रूल में मुस्लिम माइनॉरिटी के। तो मेरा मानना यह है कि जब तक माइनॉरिटीज की अपनी एक सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बनेगी, हम जस्टिस को, इंसाफ को, हिस्सेदारी को हासिल नहीं कर सकेंगे। ये हमारी सोच है, हमारा उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन मुझे फायर एंड फ्राइंग पैन का तो पता नहीं, पर बंगाल में आप मोदी जी और ममता जी के बीच में हैं और बच के निकल जाऊंगा मैं, फिक्र मत करिए। बचेंगे, क्योंकि आप इतना लड़ते ही नहीं, इतनी सीटें लड़ते ही नहीं कि आपका कुछ बन जाए। देखिए, ममता जी आप पर आरोप लगा रही हैं कि आप इतनी सीट बस लड़ते हैं जिससे उनका खेल खराब हो जाएगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मैडम, आप इतने सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप तो कम से कम मत बोलिए। इतनी सीट लड़ रहा हूं तो क्यों पेट में दर्द हो रहा ममता को? आराम से सो जाओ ना। क्योंकि वोट आप उनके काटेंगे। नहीं, देखिए, इतनी सीटें लड़ रहा हूं ना, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों रातों की नींद हराम हो रही है? हम इतनी लड़ते, इतने में ही हम जीत कर आएंगे, बताएंगे उनको। कितनी लड़ेंगे? नहीं, जितने अभी आजकल ये मेरे ख्याल से 10 या 12 सीटें कुछ होंगी, हम लड़ेंगे बस। ना, बस इतना ही फायदा कराना है आपको बीजेपी को। नहीं, डील बड़ी नहीं कराई ना आपने बीजेपी से मेरी। अब मैं क्या बोलूं इस पे? आपकी हो ही नहीं सकती। आप यहाँ बैठकर मोदी जी का स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, ममता जी आपको लिखने नहीं दे रही। मैडम, आप सेक्युलर बन रहे हैं, सेक्युलर वाले आपको सेक्युलर नहीं मानते। ये चल क्या रहा है? जितना मुझे लोग गाली देते, मैं उसको बैज ऑफ ऑनर समझता हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं भारत की सियासत की लैला हूँ, मुझे फख्र है इस बात का। अब आप क्या बोलूं? कौन है? हाँ, पूरे ये सब मजनू है, ये सब मेरे दीवाने हैं, मजनू है। एक तरफ पलट के देख ले मुझे मैं देखता ही नहीं हूं। अब बात करते हैं 2021 के विधानसभा चुनाव में इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर लगभग कितनी 80% सीटें जीती ली। जी हां, इसका मतलब साफ था, जहां मुस्लिम वोट एकजुट हुआ वहां टीएमसी ने बाजी मार ली। यहीं से ये नैरेटिव मजबूत हुआ कि बंगाल में मुस्लिम वोट ही असली गेम चेंजर है। Because they require an alternate political leadership. They are getting suffocated in this present political environment. They don't have a clear, strong option, which we are going to present.
अब सवाल उठता है, ममता बनर्जी ने ऐसा क्या किया कि ये समर्थन इतना मजबूत हो गया? दरअसल पिछले कुछ सालों में उनकी सरकार ने कई योजनाएं चलाई। इमामों को भत्ता, मदरसों को समर्थन, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और दुआरे सरकार जैसी योजनाओं ने मुस्लिम समाज में भरोसा बनाया। ये भरोसा ही चुनाव में वोट बदला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हाल ही में हुमायूं कबीर के बयानों ने इस मुद्दे को और गरमा दिया। उनके बयान से यह संकेत मिला कि मुस्लिम वोट को लेकर राजनीति के अंदर ही एक बेचैनी और प्रतिस्पर्धा चल रही है। यानी एक वोट बैंक जितना मजबूत है उतना ही संवेदनशील भी है। आम आदमी को एक ही संदेश देना चाहते हैं। ये मुर्शिदाबाद में तो पिछले जो 17तम जो असेंबली का इलेक्शन हुआ, वो 22 सीट से 2 भारतीय जनता पार्टी और 20 टीएमसी को पास गया। मैं भी टीएमसी का विधायक था। कल दोपहर 2:30 में मैं टीएमसी विधायक पद से रिजाइन कर दिया। मैं आज आम आदमी हो गया। अगले काल मेरा जो रैली है उनमें भाग लेगी असदुल्ला वैसी साहब और मैं दोनों मिलके कल 50,000 लोगों को सामने मैं मेरा पार्टी का इश्तेहार फोकस करेगी। जो ममता बनर्जी कुछ आदमी को कुछ सुविधा दे के वो ऐसा ही बड़ाई कर रहा है, ऐसा ही वो दावी कर रहा है, वो ऐसा ही बोल रहा है जो उनको फिर सत्ता में आएगी। नहीं आना चाहिए। लेकिन वो जो 1,500 रुपया जो लखीर भंडार बोल के दे रहा है, 1700 रुपया दे रहा है, मैं अगले दिन घोषित करेगी सब महिला को लिए मैं 3,500 रुपया पर मान दूंगी। और 1,20,000 रुपया जो आवासन को घर के पैसा दे रहा है वो मैं 2 लाख रुपया सरासरी मैं अकाउंट में घुसा देंगी। मेरा अगले काल वेट कर लीजिए। मेरे सारा बंगाल को आदमी को मैं सूचना देना चाहिए। मैं अगले दिन मेरा को जो इलेक्शन एजेंडा है, जो इश्तेहार है, वो कल फोकस करेगी तो उसी टाइम आपको सब जानकारी मिलेगी। अरे शुभेंदु अधिकारी हर रोज हिंदू करेगी और ममता बनर्जी मुसलमान को वोट लेके 3 बार चुनाव में मुख्यमंत्री बन के वो मंदिर बनाएगी। वो दुर्गा पूजा में 1,10,000 रुपया अनुदान देंगी। वो रेड रोड में दुर्गा प्रतिमा को सैल्यूट लेंगी। तो वो जो उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है 262 करोड़ रुपया खर्चा करके वो जगन्नाथ धाम बनाएगी। वो मुसलमान को जाएगा कब्जा करके वहाँ दुर्गायन मंदिर बनाएगी राजारहाट में। तो वो क्या सही काम करे? तो वो जितना बार हिंदू करेगी मैं इतना बार मुसलमान करेगी। क्या कहूँ, दिक्कत क्या है? वो हिंदू के लिए करेगा, मैं मुसलमान के नहीं कर पाएगा। जरूर करेंगी, 1000 बार करेंगी। कोई कर ले सकते कर ले लीजिए। और अब हुजूर एंट्री होती है ओवैसी की। AIMIM प्रमुख ओवैसी की नज़र बंगाल के उन्हीं इलाकों पर है जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। उनकी रणनीति साफ है, मुस्लिम वोट को प्रतिनिधित्व के नाम पर अपनी तरफ खींचना। यानी ये ओवैसी का टेस्टेड फॉर्मूला है। उनका कहना है, हमने भी उनके प्रवक्ताओं से, अध्यक्षकों से जब बात की है तो उन्होंने कहा कि अब मुसलमान दरी नहीं उठाएगा, अपनी कुर्सी पर बैठेगा। जो कुर्सी वो दूसरी पार्टियों को जिताता है उस कुर्सी पे बैठने का अधिकार मुसलमानों का ही है। और ये बात मुस्लिम और युवाओं को टच कर रही है। और इसी टच से आपने देखा है AIM धड़ाधड़ अपनी बढ़त बना रही है और बढ़ती जा रही है। आप तमाम का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी है AIMIM वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1-2-3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके खत्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में
मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या एनएसएसओ का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब हैं। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से। तो वो हमारी कोशिश होगी, और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं, और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 19 माइक हैं और यूट्यूब चैनल्स के भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, प्रिंट मीडिया के भी होंगे। मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ से 11:20 को निकलना है, तो आपको जितने सवाल करना है एक हमारे दोस्त जर्नलिस्ट पूछने के बाद दूसरों को मौका दीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सवालात का जवाब देने के लिए। और फिर जैसा कि हमारे भाई हुमायूं कबीर साहब ने कहा कि मैं 1 अप्रैल को भी आ रहा हूँ, और वो नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, और फिर वहाँ पर भी हम एक बड़ी जनसभा करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनको बी फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे उनको। तो ये हमारी कोशिश है। मैं हुमायूं कबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया, और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपके कोई सवालात है तो आराम से पूछिए, कोई जल्दी नहीं है, हमारे में टाइम लिमिट है, रिपीट मत करिए एक सवाल। अगर ओवैसी थोड़े से भी वोट काटने में सफल होते हैं तो इसका सीधा नुकसान टीएमसी को हो सकता है, और यही वजह है जहां बाकी पार्टियां खासकर बीजेपी अपनी रणनीति बनाती है। बीजेपी इस पूरे मुद्दे को तुष्टीकरण बनाम विकास के रूप में पेश करती है, और यहीं से फिर से वही फॉर्मूला और वही थ्योरी सब लोग पेश करने लगे हैं कि ओवैसी AIMIM बीजेपी की बी टीम है। तब की ये धारणा ये बदल चुकी थी बिहार इलेक्शन के बाद और फिर महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इलेक्शन के बाद, लेकिन फिर बंगाल आया तो लोगों ने फिर पुरानी थ्योरी को जन्म दे दिया कि बीजेपी की बी टीम AIIM है। आप क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। अरे आइए आगे चलते हैं। আমি কিন্তু ইফতারে যাচ্ছি, আপনারাও আসবেন। আমি তো মুসলিমদের তোষণ করি, 100 বার যাব। যে গরু উঠতায় তার লাঠি খাওয়া উচিত। उनकी कोशिश रहती है कि हिंदू वोट एकजुट हो और मुस्लिम वोट अगर बटे तो उसका फायदा उन्हें मिलेगा। ये बीजेपी की कोशिश रहती है। देखिए, ममता जी चुनाव आता है तो तरह तरह के पैतरे बदलती हैं। पहले वो मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन के लिए हिंदू मुस्लिम की खाई बनाने के लिए अपने एक विधायक से बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात करती हैं। मस्जिद बनाना पवित्र है, वो कोई उसमें किसी जाति धर्म को विरोध नहीं होगा, लेकिन उसका नाम जान के उन्होंने बाबरी रखवाया। और जब उन्होंने देखा कि उनका जो गेम चल रहा है वो उल्टा हो रहा है और बहुसंख्यक उनकी इस नीति के खिलाफ जा रहा है, तो अब कहती है मंदिर बनाएंगे। अरे भैया, राष्ट्र मंदिर बनाओ और अपने मंदिर में जो मंदिर बना हुआ है, पहले ये तो बताओ जो राम मंदिर के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, काशी और मथुरा के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, और ये भी बताओ कि जो आपने जो बहुसंख्यकों के खिलाफ वहाँ पर अत्याचार किए, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में दंगों में आपने वहाँ मरवा दिया लोगों को, और एक ही जात के लोगों को, एक ही धर्म के लोगों को, तो उनके बारे में आपका मंतव्य क्या है? आपका मंदिर बनवाने से काम नहीं चलने वाला है। दिल का मंदिर साफ करो, जो दिल का मंदिर है ना, वो सभी जाति धर्म को बराबर मानो। आपके मन में रह रह कर तुष्टीकरण का जिन्न निकल पड़ता है और वो चुनाव पे निकलता है। अब तुष्टीकरण का जो जिन्न है वो परास्त अवस्था में पहुंच गया है, इसलिए अब आपको मंदिर की याद आ रही। भगवान भी उसकी नहीं सुनता जो उनको मानने वालों पर अत्याचार करता है। पहले तो सार्वजनिक कान पकड़ कर क्षमा मांगो कि जो तुमने बहुसंख्यकों पर, सनातन पर जो प्रहार किए हैं
उसके लिए खड़े होकर आपको क्षमा मांगना चाहिए। और इसीलिए जब इस तरह के समीकरण बनते हैं, इस तरह के लोग आते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो जाती हैं। इसीलिए ये बार बार आरोप भी लगते हैं। इन्हीं लोगों ने ममता बनर्जी को वोट देने के लिए बोला था समय, आज उनको लग रहा है कि मुसलमान को ठगा गया है, इसलिए वो लोग भी लड़ने आ रहे हैं। आज ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा, बंगाल का मुसलमान पिछड़ा क्यों है, गरीब क्यों है, क्रिमिनल क्यों है। तो मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कब तक इनके साथ गिरवी में रह जाएंगे, इनके वोट देते रहेंगे। ना डरना, ना लोहावना में आना, आप आइए, लड़ाई करिए, लोकतंत्र में आपका अधिकार है। हम भी मुसलमान के साथ हैं, हम चाह रहे हैं उनका डेवलपमेंट हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा? क्या मुस्लिम वोट पहले की तरह एकजुट रहेगा? वोट लूट कर रहा है कौन? मुसलमान। मर रहा है कौन? मुसलमान। मार रहा है कौन? मुसलमान। गोली खा रहा है कौन? मुसलमान। गोली चला रहा है कौन? मुसलमान। और करा रहा है कौन? ममता बेगम, ममता बनर्जी। आज तो यही है, हम लोग को सिर्फ मुसलमान का, बंगाल का जो मुस्लिम है, इसको सिर्फ ममता बनर्जी हम लोग को सिर्फ देश पता का जैसे यूज करके रख रहा है। आज हम लोग का बंगाल का अंदर आज मुस्लिम का कोई एजुकेशन नहीं है, आज स्वास्थ्य नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। क्या ओवैसी इसमें सेंध लगा पाएंगे और क्या ममता बनर्जी इस मजबूत पकड़ को बनाए रख पाएगी? मुख्यमंत्री मुख आमी हब, আমাকে যখন মানুষ ভরসা করে ভোট দিবে, 100 আসন দেবে, আমার পিছনে যারা থাকবে তাকে আমি মুখ্যমন্ত্রী ছাড়বো। বিহারের নীতিশ কুমার কম আসন পেয়েও বিজেপি কিন্তু নীতিশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী মেনে নিয়েছে। আমি যখন 101 পাবো আর কেউ যদি 99 পায়, তাহলে তাকে আমাকেই মুখ্যমন্ত্রী মেনে নিতে হবে। আমারই ডিমান্ড থাকবে যে আমি রাজ্যপালের কাছে আমি 148 সংখ্যা দিয়ে সরকার গড়ার ডিমান্ড করব। বিজেপি আমাকে সমর্থন দিলে নেব, আমি সরকার গড়ার ক্ষেত্রে বিজেপি সমর্থন দিলে নেব। इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। अंत में एक बात और समझ लीजिए, बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि सत्ता का सबसे बड़ा संतुलन बन चुका है। जो इसे समझेगा वही बंगाल जीतेगा। और इस वक्त मुस्लिम क्या सोच समझ रहे हैं, ये बंगाल के मुस्लिम ही बेहतर जानते हैं। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। जो भी होगा चुनाव में, द स्वतंत्र में, आपको सबसे पहले दिखाया जाएगा। नमस्कार।